और कोहलबर्ग, इनके जितने भी सिद्धांत हैं, ठीक है, और कोहलबर्ग जो है, हाँ, इनके जितने भी सिद्धांत हैं, जो भी इन्होंने नियम बताए हैं, वो सभी आपको याद करने होंगे, या प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक चीज़ें लर्न हो जाएंगी। और एक क्वेश्चन और आता है जैसे गार्डनर पर, जिन्होंने बहुविधि का सिद्धांत दिया ना, ये बात। तो फिलहाल आते हैं क्वेश्चन पे। ऑप्शन क्या है कि छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना, आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना, छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना, केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है। देखिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार, ठीक है, सोचना किसकी तरह है, वाइगोत्स्की, क्या उनके नियम है वो पहले आपको अपने माइंड में कर लेना है। संज्ञानात्मक विकास, जो बच्चा, संज्ञानात्मक विकास वो होता है जहाँ पर बच्चा अपने संज्ञान से, अपने हिसाब से चीज़ों को तर्क वितर्क कर पाए ना। अब ये कितना तर्क कर पा रहा है कितना नहीं, वो एज के हिसाब से, जैसे वाइगोत्स्की के द्वारा बताया गया है, वो रहेगा, ठीक है। तो वो सुगम बनाने के लिए, संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, मतलब आप उसमें कैसी भूमिका निभाएंगे कि बच्चे की जो तार्किक क्षमता है, जो सोचने की क्षमता है, वो बेहतर दिन पर दिन क्या होती जाए, बेहतर होती जाए। ये आप कैसे करेंगे एज अ शिक्षक, एज अ टीचर। तो आप क्या करेंगे, छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करेंगे। आपका जो काम है कि आप छात्रों को जो भी पुस्तक से रिलेटेड है वो जानकारी देंगे, और उनको जो भी आपको ज्ञान है वो उनको प्रोवाइड करेंगे, बच्चों को देंगे, ठीक है। ये भी ऑप्शन ठीक है, बढ़िया है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन को आपको चुनना है, आप जैसा कि जानते हैं। आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन करेंगे और समर्थन करेंगे, छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना। देखिए, ये ऑप्शन भी सही है, तीसरा ऑप्शन भी देखिए तो एक तरह से सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्वतंत्र रूप से बच्चा क्या करे, खुद से करके सीखे। तो ये बात सभी जितने भी सिद्धांत यानी कि सिद्धांतकार हैं, उन्होंने कहा है, उन्होंने माना है, मनोवैज्ञानिकों ने माना है। लेकिन पूरी तरह से स्वतंत्र अगर हम बच्चों को कर देते हैं कि बच्चे का जब मन करेगा तब पढ़ेगा, जब मन करेगा बच्चा बाहर जाएगा, तो इतनी भी छूट नहीं देनी। स्वतंत्र के हिसाब से इस प्रकार से बच्चों को रखना है कि बच्चा जो है अपने सब्जेक्ट को चूज करे, ये स्वतंत्रता हो, उसे किस प्रकार से किस नियम से पढ़ना है ये स्वतंत्र हो बच्चा। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी तरह से हम बच्चे को छूट दे दें और बच्चा अपनी अनुमति से चीज़ों को करे ना, तो बच्चा तो पढ़ना ही नहीं चाहेगा। केवल आ गया, केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं। तो ये केवल वाले जो ऑप्शन होते हैं अधिकतर गलत होते हैं। कह रही हूँ अधिकतर गलत होते हैं, हमेशा गलत होते हैं ये बात नहीं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से आंसर्स बदल जाते हैं, ये आप जानते हैं। देखिए, बहुत आसान भाषा में समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ और स्लो थोड़ी क्लासेस चलेंगी आज। तो देखिए, वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, वाइगोत्स्की कहते हैं कि हमें बाण यानी कि स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं। कौन? वाइगोत्स्की। जब वाइगोत्स्की स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं, जिसका मतलब होता है सहायता करना, वो कहते हैं कि हम एज अ टीचर, आप क्या हैं, बच्चों के मार्गदर्शक हैं, बच्चों के मार्गदर्शक हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे को कुछ आता नहीं, आपको जीरो से सिखाना है। बच्चा अपने पर्यावरण से बहुत कुछ सीख कर आया है, जहाँ पर बच्चा फंस रहा है, ठीक है, जैसे जेडपीडी इन्होंने ही दी, जेडपीडी। तो जहाँ पर बच्चा फंस रहा है, वहाँ पे अगर आप उसकी थोड़ी सी हेल्प कर देंगे तो बच्चा संभावित क्षेत्र तक पहुँच जाएगा, जहाँ पर उसे क्या करना है, पहुँचना है, जहाँ तक उसे सीखना है। तो आप क्या करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे और समर्थन करेंगे। कहीं कहीं यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन में आ जाता है संकेत देना, इशारा करना, सहायता देना, ठीक है। तो यही प्रश्न जो आप बहुत पहले से सीडी पे पढ़ाई जा रही है चैनल पर, तो आपने नहीं देखी तो देखिएगा जरूर और बताइएगा कैसे लगी आपको क्लास। तो ये जो प्रश्न है यही ऑप्शन में आ जाता है कि सहायता देना, इशारे करना, ठीक है, ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं। क्वेश्चंस वही होते हैं, बस थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वाइगोत्स्की के अनुसार की बात हुई है। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि या इसमें कुछ कट गए हैं ऑप्शंस,
चलिए इसको मैं थोड़ा देख लेती हूँ। 3 ऑप्शन लग रहे हैं इसमें, ठीक है। चौथा ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं पहले, तब उसके बाद क्वेश्चन दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन दूसरा है कि अच्छा, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो निगेटिव होगा वो जानना है हमें। पढ़ लेते हैं हम। पहला ऑप्शन है कि किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है। ठीक है, ये तो सही है। निगेटिव क्वेश्चन पूछा है तो निगेटिव पर हमें ध्यान देना है, ठीक है। कहाँ ध्यान देना है? निगेटिव पर ध्यान देना है। तो क्या है, कह रहा है कि किशोरावस्था एक सामाजिक संरचना है, ये तो सही है, तो ये सही नहीं होगा। किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। हाँ, यहाँ पे बहुत सी जो है किशोरावस्था में बहुत से जो है शारीरिक जो है प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती है, कुछ चेंजेस बॉडी में चेंजेस बहुत से मिलती हैं, चाहे गर्ल्स हों चाहे बॉयज़ हों, तो वो तो होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो परिवर्तन और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है, बात सही है ये। लेकिन यहाँ पे नकारात्मक पूछा है तो ये सही नहीं ऑप्शन होगा। किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। तो चौथा ऑप्शन जो नहीं दिखाई दे रहा है उसको मैं लिख दे रही हूँ, आप लिख लीजिएगा या मैं बोल दे रही हूँ, ठीक है। बात है कि चौथा ऑप्शन है विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और अनुभव करते हैं और इसे अनुभव करते हैं, आप लिख लीजिएगा। तो देखिए चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन क्या था दूसरा वाला कि किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे कह रहा है विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं। देखिए जो अलग अलग प्रवेश होंगे, अलग अलग संस्कृतियाँ होंगी, संस्कृति की बात करी जाए यहाँ पे मेन बात हो रही है पर्यावरण की। तो जो अलग अलग पर्यावरण होगा, अलग अलग जो वातावरण होंगे, उनके हिसाब से किशोरावस्था में जो है वो बच्चे किशोरावस्था में प्रवेश करेंगे। ऐसा नहीं कि सभी बच्चे एक समान नहीं होगा, ठीक है ना। एक समान जो यहाँ पे आ गया है वही निगेटिव की बात कर रहा है और निगेटिव क्वेश्चन पूछा है तो चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है कि टाइपिंग में थोड़ा सी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए चौथा वाला ऑप्शन नहीं आया, कट गया है, उसके लिए बहुत सॉरी हूँ मैं। फिलहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कि क्वेश्चन कह रहा है कि जो सुजाता है वो डांस इसलिए कर रही है प्रतियोगिता में क्योंकि उसे जो नकद पैसे मिल रहे हैं उसके लिए। तो यह क्या है? आंतरिक रूप से प्रेरित है, बाहरी रूप से प्रेरित है, महारत उन्मुख शिक्षार्थी है, असफलता परिहार शिक्षार्थी है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये तीसरे और चौथे ऑप्शन के हिसाब से बना ही नहीं है। क्यों? अगर आप बात करेंगे महारत उन्मुख शिक्षार्थी की, तो यहाँ पर अगर हम समझे महारत उन्मुख शिक्षार्थी वे शिक्षार्थी होते हैं जो सक्सेस के लिए, ठीक है, जो सक्सेस के लिए या किसी नई चीज़ को सीखने के लिए पूरी तरह से लग जाते हैं कि मुझे सीखना है, ठीक है। क्या है? मुझे सीखना है क्योंकि मेरा मन है, मेरी जागरूकता है, मेरी रुचि है, इसलिए मैं सीखना चाहता हूँ। तो ये महारत उन्मुख शिक्षार्थी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्वेश्चन में है ही नहीं। असफलता परिहार शिक्षार्थी वे होते हैं जो असफलता के भय से पढ़ते हैं या कोई चीज़ सीखते हैं कि मैं कहीं फेल न हो जाऊं इसलिए मैं पढ़ूं ना। आधे से ज़्यादा लोग सीटेट में अक्सर यही होता है, हो रहा है कि अदर जो मेरे साथ के भी जितने भी, यहाँ तक कि मैं भी अपनी बात करूँ तो हम इसलिए अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा समय तक पढ़ते हैं कि कहीं हम फेल न हो जाएं, असफल न हो जाएं। तो असफलता को कम करने के लिए या असफल न होने के लिए हम वो शिक्षार्थी अगर सीख रहा है तो वो असफलता परिहार शिक्षार्थी है। देखिए यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर प्रेरणा से बात है कि बच्चा कैसा मोटिवेशन लेकर घूम रही है। बच्चे में आंतरिक मोटिवेशन तब होता है, आंतरिक प्रेरित तब होता है बच्चा जब बच्चा
बिना किसी नियम कानून के लिए, बिना किसी नकद पुरस्कार के लिए या किसी भी पुरस्कार के लिए वो नहीं, वो उसकी रुचि हो अगर, तब वो, अगर बच्चा वो काम कर रहा है, सीख रहा है, तब तो वो आंतरिक रूप से प्रेरित होगा। लेकिन यहाँ पे सुजाता जो है वो नकद प्राप्त करने के लिए, प्रथम पुरस्कार जीतने के लिए रुचि रखती है, तो ये क्या है, बाहरी रूप से प्रेरित है। ठीक है, कैसी है, बाहरी रूप से प्रेरित है। दूसरा ऑप्शन आपका इसका सही हो जाता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, शिक्षार्थी के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। यानी कि आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं मान लीजिए, तो 10 तो एक समान सोच नहीं रहे होंगे, इसमें से 5 बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो बिल्कुल शांत हो, 2 बच्चे ऐसे भगदड़ मचा रहे हो क्लास में कि उन्हें शांत करना आपको भी मुश्किल हो जाए ना। तो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। अगर आप कोचिंग पढ़ा रही हैं या अपने घर में ही देख रही हैं अपने भाई बहन भतीजों को, या अपने आप में ही भाई बहन में देखें, या आप जैसे भी देखें अपने आसपास पड़ोस में ज़रूर ही देखेंगे, तो आप पाएंगे कि जितना आपको याद हो रहा है उतना आपके भाई या बहन को नहीं। या हो सकता है आपकी फ्रेंड जो है एकदम, कुछ फ्रेंड्स ऐसी होती हैं या होते हैं जो कि एक बार अगर देख लें कोई चीज़ तो उन्हें चाहे मैथ का इक्वेशन हो या कोई चीज़ हो, लर्न हो जाती है और वो एक बार रिवीजन करते हैं तो भूलते भी नहीं हैं। हम जैसे एवरेज जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, 3 बार, उसके बाद प्रैक्टिस भी करेंगे, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करेंगे कहीं भूल ना जाए, तब जाके हमारा कहीं न कहीं एक अच्छा पोजीशन आता है क्लास में। तो सारे बच्चों की विभिन्नताएं क्या हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं अलग अलग हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं में ये भी आ जाता है कि आपको मान लीजिए आपको कोई भी खाने की चीज़ हुई, आपको पिज़्ज़ा पसंद है, फ्रेंड को बर्गर नहीं पसंद है, आपको बर्गर पसंद है, फ्रेंड को पिज़्ज़ा पसंद नहीं है। तो इस तरह से व्यक्तिगत विभिन्नताएं और भी हो सकती हैं। ऑप्शन देखते हैं। तो एज ए शिक्षक आप क्या करेंगे, एज ए टीचर आप क्या करेंगे, मतभेदों को, जो भी मतभेद होंगे बच्चे में, असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए, ये एकदम गलत बात है। ठीक है, क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव आंसर भी देना है। भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए, यानी कि जो विभिन्नता है वो प्रत्येक मानव में अलग अलग होती है और ये प्रत्यक्ष विशेषता है, हर एक व्यक्ति की एक विशेषता है, नहीं ये ऐसी कोई कमी नहीं है जिसे नज़रअंदाज किया जाए। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अन्य और सामान्य पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। देखिए, अन्य और सामान्य पाठ्यक्रम नहीं लागू करना चाहिए। पाठ्यक्रम जैसा भी हो, बच्चों को अलग अलग विधि से पढ़ाया जाना चाहिए। ये ऑप्शन सही हो सकता है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, चौथे का तीसरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अलग अलग विभिन्नता, मानव के विभिन्नता को प्रत्यक्ष रूप की विशेषता बताई गई है। क्या बताई गई है, विशेषता, कि जो भी व्यक्ति में अलगाव दिखाई देते हैं, चाहे उनके विचार हो, चाहे उन्हें पसंद आने वाली कोई भी चीज़ हो, खाने की, पहनने की, बात करने की, व्यवहार हो, ये सारी एक विशेष रूप है, एक विशेषता है उनकी, एक कोई कमी नहीं है। तो तीसरा ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा चौथे का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे आ गए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट अपने आप में प्रश्न है। जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान कैसा है। जीन पियाजे क्या मानते हैं ज्ञान को, नॉलेज को, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चों द्वारा निर्मित किया जाता है। यानी कि ज्ञान वो है जो पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से मिलता है, वो नहीं है, बल्कि जो बच्चे अपने से, जो खुद से सीखते हैं, जो निर्माण करते हैं, जो नया रचते हैं, वही ज्ञान है। अंतः क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय, यानी कि दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि खुद के निर्माण के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है, यानी जन्म से ही आनुवांशिक गुण होते हैं, ज्ञान जो मिला हुआ होता है, ये पियाजे जी कहते हैं। या कहते हैं कि अधिक जानकारी अन्य लोगों के साथ बातचीत से स्वनिर्मित होती है, यानी कि जितना भी आप अपने अन्य लोगों से बातचीत करेंगे, व्यवहार में रहेंगे, उतना ही अच्छा सीखेंगे। या वो कहते हैं कि एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। देखिए, नॉलेज को विश्वसनीयता के साथ पूरी तरह से नापा नहीं जा सकता है। आईक्यू मापी जा सकती है, लेकिन उतनी भी एक्यूरेट आईक्यू मापी नहीं जा सकती। हर देश में हर भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से आईक्यू लेवल अलग अलग हो सकता है, तो विश्वसनीयता नहीं है,
एक तो ऑप्शन कटा। अगर और ऑप्शन काटा जाए कि अधिक जानकारी अन्य लोगों के साथ बातचीत, यानी कि सामाजिकरण, तो सामाजिकरण की बात पियाजे नहीं बल्कि वाइगोत्स्की कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। और ये जीन पियाजे तो ये कहते ही नहीं है कि भाषा जो है, ज्ञान जो है वो जन्मजात है, बल्कि भाषा जन्मजात है वो ये नहीं स्किनर साहब कहते हैं ना, तो ये जन्मजात नहीं है, ये मतलब पियाजे जी ये नहीं कहते कि जो ज्ञान है वो जन्मजात है। हाँ, तो पहला ऑप्शन पांचवे का सही हो जाएगा कि वो कहते हैं कि ज्ञान वो है जहाँ बच्चा खुद से चीज़ों को निर्मित करे, ठीक है, करके सीखे बच्चा, नया ज्ञान अपने अपने हिसाब से बच्चा खुद में जोड़े, ठीक है। एक बार कोई काम कर रहा है बच्चा, उसमें गलती हो रही है, चाहे हम हो चाहे आप हो, एक बार कोई नई चीज़ करते हैं तो गलती होती है, फिर हमें पता चलता है कि हाँ अगर इस तरह से करेंगे तो ये चीज़ें गलत होंगी, हमें दूसरे पैटर्न से करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। जीन पियाजे जी मानते हैं कि आप निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय पर्यावरण में आप सक्रिय होइए, सक्रिय हो के बच्चा जो अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करता है वही ज्ञान है। तो चौथा पांचवे का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन कैसा होता है? गतिशील होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, योगात्मक होता है, मानक संदर्भित होता है। तो पहले ऑप्शन को अगर हम देखें, मानक संदर्भित होता है। तो मानक संदर्भित की बात अगर करें तो ऐसा पैमाना जो सभी बच्चों के लिए एक समान हो, इसमें चाहे जिस भी विभिन्नता का बच्चा हो उसको रख लिया जाए, जो कि सही नहीं है, जो कि सही नहीं है। अगर बच्चा मान लीजिए तेजी से सीखने वाला नहीं है तो उसके लिए एक मानक संदर्भित आकलन या पाठ्यक्रम या कोई भी चीज़ नहीं चलेगी। तो मानक संदर्भित अपने आप में एक नेगेटिव ऑप्शन है। जब क्वेश्चन नेगेटिव पूछेगा तब ऑप्शन नेगेटिव सही होगा। यहाँ पे पॉजिटिव ऑप्शन है, क्वेश्चन है, तो पॉजिटिव ऑप्शन ही सही होगा। गतिशील होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, योगात्मक होता है। तो देखिए, एक प्रगतिशील शिक्षा जो है, कक्षा जो है वो गतिशील होती है, हमेशा बच्चे उसमें शोर मचाते रहेंगे, यानी कि शोर शराबा थोड़ा बहुत होता रहेगा, बच्चे आपस में डिस्कस करेंगे तो आप आ जाएगी ही क्लास में। गतिशील होता है, उसमें शिक्षक जो है वो भी सक्रिय हो और बच्चे भी क्या हो, सक्रिय हो, तब तो ये प्रगतिशील कक्षा हो जाएगी। वस्तुनिष्ठ तो आप जानते हैं, वस्तुनिष्ठ वो चीज़ें होती हैं जो एक क्वेश्चन का एक क्वेश्चन का एक ही आंसर अगर होगा तो वो वस्तुनिष्ठ हो जाएगा। योगात्मक आकलन होता है जो वर्ष में एक बार होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो सभी हम लोगों ने ऑप्शंस पर चर्चा करी। आगे देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है। सातवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण में प्राप्त जानकारी अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। यानी कि इसमें कौन सी प्रक्रिया वो है जो वातावरण से प्राप्त जानकारी अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। यानी कि एक छोटा बच्चा है या कोई भी हो, अगर हमें अपने याददाश्त में, अपने मेमोरी में किसी चीज़ को, वातावरण से संबंधित कोई चीज़ है उसको जोड़ना है तो हमें क्या करना होगा? ध्यान देना, क्षय करना, भूलना, पुनर्प्राप्ति। देखिए, अगर आप क्षय देना मतलब कि उसको कम कर देना, तो क्षय तो नहीं करना, उसको बढ़ाना है। कोई चीज़ अगर आप सीख रहे हैं तो वो तो बढ़ेगी ना, भूलेंगे तो होगा नहीं ना। पुनर्प्राप्ति, तो जब आप पुनर्प्राप्ति तब होती है जब कोई चीज़ हमें आ रही हो और उसका हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो वो पुनर्प्राप्ति हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हम कोई नई चीज़ अगर हम सीख रहे हैं और अर्थ निर्माण में अपनी मेमोरी में उसको आगे स्टोर करना है, संग्रहित करना है, तो उसमें हमें ध्यान से पढ़ना या ध्यान से सीखना होगा। तो ध्यान देना जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आठवां कि निम्न में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण समझ रहे हैं आप, जहाँ पे बच्चा पूरी तरह से उसमें जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग करे, यानी कि वो अपने माइंड में उसको तर्क वितर्क करे, सोचे, उसकी कमियां और उसकी खासियत को जाने, एक आलोचनात्मक पहलू को भी देखे, संरचनात्मक पहलू को भी देखे, मतलब विश्लेषण करे बच्चा। तो करने की आवश्यकता है,
ऑप्शन को देखते हैं ऑप्शन को देखते हैं कि टू किल अ मार्किंग बर्ड एक उपन्यास है, उसका कथानक क्या है। ये प्रश्न अगर आप उसका बच्चे से पूछेंगे कथानक क्या है, तो बच्चा इसमें ब्रेन स्टेमिंग कर पाएगा, यानी कि बच्चा मस्तिष्क में अपने तर्क वितर्क कर पाएगा। टू किल ए मार्किंग बर्ड उपन्यास का विषय क्या है, तो कहानी बच्चा पढ़ेगा और उसका विषय क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, वो तो बच्चा बता देगा आसानी से। तो ये भी उतना सही नहीं है। कथानक पूछेंगे कि कौन क्या पाठ का नाम क्या है, तो बच्चा तो बता ही देगा, आसान है, एक लाइन का क्वेश्चन हो जाएगा। टू किल अ मार्किंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का प्रयोग कैसे करते हैं, यही सबसे सही ऑप्शन। देखिए चौथा ऑप्शन है कि टू किल अ मार्किंग बर्ड का नायक कौन है, उसमें विशेष भूमिका जिसकी होगी वो नायक होगा, ये भी आसान प्रश्न हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जहाँ पर बच्चे को सोचने की बात आ रही है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चा मंथन करेगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग करेगा, वो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। कैसे, टू किल अ मार्किंग बर्ड जो कि एक उपन्यास है, उसमें जो लेखक है वो प्रतीकवाद का उपयोग कैसे कर रहे हैं। यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जो लेखक है उसमें विशेष रूप से क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, उसमें कमियाँ और जो उसमें खासियत है वो उसका आप उसको वर्गीकरण कीजिए। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे वे विश्लेषणात्मक होंगे ना। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चा बहुत ध्यान से पढ़ेगा तब उसे समझ में आएगा कि किस ऐसे पैराग्राफ में जो लेखक है वो प्रतीकवाद का उपयोग कर रहा है और क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। तो बहुत से प्रश्न बनकर उसमें आएंगे, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे बच्चा ज़्यादा तर्क वितर्क करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण से आया, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला अब के समय में एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस हैं वो इसी प्रकार के हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो कथन क्या कह रहा है, कथन मतलब असर्शन और कारण मतलब आर रीजन, ठीक है। असर्शन है कि शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं की रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। स्वयं की मतलब जो शिक्षक है वो खुद क्या सोचता है इसके बारे में, जो मतलब खुद वो रूढ़िवादिता या पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो एक तरफ पे, जैसे बहुत से ऐसे टीचर होते हैं जो अगर बैठेंगे क्लास में बैठेंगे तो लड़कों की साइड बैठेंगे, या बहुत से ऐसे टीचर होते हैं जो लड़कियों की साइड, उन्हें क्या है कि मिडल में बैठना चाहिए क्लास के, जहाँ से वो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों पर एक समान जो है नज़र रख सके, एक समान बच्चों को बता सके, समझा सके और उन्हें देख सके, ठीक है। तो ये स्वयं की रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों का भी चिंतन करना जरूरी है, ठीक है, ये बात भी सही है। कारण क्या बताया जा रहा है कि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षक का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील है। इसमें अगर ये बताया जा रहा है, देखिए कथन वो होता है जो कारण एक दूसरे से मिले, एक दूसरे की विशेषता बताते हैं तब या नहीं बताते हैं, उसी हिसाब से ऑप्शन को चुनना है। तो यहाँ पर विशेषता बता रहा है, यहाँ पर भी चिंतनशील है, चिंतन कर रहा है टीचर, यहाँ पर भी आपका क्या कर रहा है टीचर, चिंतन कर रहा है। तो एक दूसरे की व्याख्या ये कर रहे हैं। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, हाँ सही है, तथा ए और आर की सही व्याख्या कर रहा है। पहला ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 9वें का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब जब सही ऑप्शन मिल गया पहले ही, तो आगे ऑप्शन पढ़ने की क्या ज़रूरत है ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोहलबर्ग, देखिए कोहलबर्ग से बहुत क्वेश्चन पूछता है। कोहलबर्ग की बात कर ली जाए, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कीरल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है, यानी कि कोहलबर्ग की आलोचना गिलिगन ने क्यों करी। ऑप्शन है देखभाल की नैतिकता और नारीवाद दृष्टिकोण, बच्चों ये ऑप्शन नहीं है, बच्चों की नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना, बच्चों के अध्ययन में प्रयोग शोध प्रणाली का उपयोग, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन की शैक्षिक निहितार्थ। देखिए यहाँ पर गिलियन उनकी जो है आलोचना इसलिए करते हैं क्योंकि इन्होंने सिर्फ जो है 4 वर्ष से लेकर बच्चों की जो है बच्चों के ऊपर क्या किया था, इन्होंने सिद्धांत दिए थे ना, प्रयोग किया था इन्होंने, इसी वजह से। और इसमें सिर्फ मेल थे, इसमें फीमेल नहीं थी, इसमें लड़कियां नहीं थी,
इसी वजह से ये जो है आलोचना करते हैं गिलिगन कोहलबर्ग की नैतिकता और नारीवाद के दृष्टिकोण से। उन्होंने सिर्फ नैतिकता बच्चों की देखी, एक पुरुष की देखी, जिसमें आप हिंज की दुविधा आपने देखा होगा, जिसमें इन्होंने शोध किया है। तो उसमें उसकी औरत की क्या होती है, तबीयत खराब होती है और उसे दवा ले आना रहता है, और उसके बीच में वो जो तर्क करता है, वो जो सोचता है, उसी को व्याख्या किया है किसने, कोहलबर्ग ने। तो उसी की व्याख्या कोहलबर्ग ने करी है। तो नैतिकता और नारीवाद, नारीवाद पर नैतिकता, यानी कि नैतिकता जो है नारियों के बीच में तो होगी ना, अगर वहीं पे पुरुष बीमार होता तो वहाँ पे स्त्री क्या करती, ये भी समझाना चाहिए था कोहलबर्ग को। ये बात गिलिगन कहते हैं और इसी पर इनकी आलोचना करते हैं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा बिना कहे सुने। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फिर कथन और कारण पर असर्शन और रीजन। वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। बिल्कुल, अगर आप वास्तविक जीवन से, बच्चे वास्तविक जीवन से, अपने खुद के जीवन से कोई चीज़ सीख रहे हैं, मूर्त अनुभव यानी कि देख रहे हैं, उसको देख पा रहे हैं, अपने सामान्य आँखों से देख पा रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी ही होती हैं जो अमूर्त होती हैं, जैसे कि कल्पना करना। कल्पना अगर कोई चीज़ की करी जा रही है तो वो अमूर्त है, अदृश्य है, सिर्फ कल्पना करी जा रही है। जैसे आप मान सकते हैं कि न्यूटन ने जितना सिद्धांत दिया है ना, गुरुत्वाकर्षण बल, वो होता तो है लेकिन अमूर्त है। तो मूर्त की बात यहाँ पे करी जा रही है। मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम जानकारी प्राप्त करने के कई रास्ते मिलते हैं। हाँ, बच्चे कई प्रकार से सीख पाते हैं, ये तो सही है कथन। कारण क्या है, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। देखिए, सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो पहला कथन तो सही है। कारण की बात कर ली जाए तो विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक होता है। तो विकास जो डेवलपमेंट है वो कुछ हद तक व्यवस्थित होता है और अनुक्रमिक होता है। यानी कि बच्चा पहले जो है कि 1 वर्ष का होगा, तभी 2 वर्ष का होगा, तभी 3 वर्ष का होगा, तभी 4 वर्ष या उसके आगे वर्ष का होगा। यानी बच्चा पहले जन्म लेगा तो वो कौन सा पहले ही तो प्रौढ़ावस्था या वयस्कावस्था या किशोरावस्था में तो जाएगा नहीं बच्चा ना। पहले तो बच्चे के बचपनावस्था होगा ना, उसके बाद जो है कि आपका किशोरावस्था होगा। बचपनावस्था तो आप जानते हैं कि सिर्फ हरलॉक ने दिया हुआ है, तो यहाँ पे उनकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। बच्चा पहले छोटा होता है, शिशु होता है, ठीक है, संवेदी पेशी अवस्था में होता है, जो कि पियाजे कहते हैं। तो उनके बारे में भी आगे प्रश्न हम चर्चा करेंगे। फिलहाल देख लें, अनुक्रमिक होता है, व्यवस्थित होता है कि बच्चा जो है कि एक नियमित समय होता है कि 8 या 9 महीने के बाद बच्चा क्या है, शिशु का जन्म होता है। ऐसा नहीं है कि 6 महीने में हो जाएगा। 6 महीने में अगर होगा नॉर्मली तो वो डिसेबल होगा, वो अच्छा नहीं होगा, उसकी शारीरिक क्षमता बढ़िया नहीं होगी। तो कुछ चीज़ें व्यवस्थित हैं विकास में, जो कि सही भी है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चे को सिखाने की बात हो रही है, यहाँ पे बच्चे के विकास की बात हो रही है। तो दोनों सही हैं लेकिन अलग अलग बात है। तो ए और आर दोनों सही है, ये तो गलत हो गया क्योंकि दोनों, हाँ दोनों सही हैं। ए और आर सही व्याख्या करता है, ए की नहीं। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं डिसलेक्सिया। एक डैश स्थिति है जो शिक्षार्थी की क्षमता को प्रभावित करती है। भावात्मक या चित्र बनाने, तंत्रिकीय ध्वनियों के प्रति के साथ जोड़ने, शारीरिक साथियों के साथ समाजीकरण, संवेदी शारीरिक गतिविधियों का समन्वय। देखिए, डिसलेक्सिया क्या है। डिसलेक्सिया की अगर बात कर ली जाए तो जो डिसलेक्सिया है वहाँ पर बच्चा ध्वनि से रिलेटेड बातें हो रही हैं, जहाँ पे बच्चा ध्वनि से चीज़ों को पढ़ नहीं पा रहा है। पढ़ने में जहाँ दिक्कत होगी वो डिसलेक्सिया है। डिस्ग्राफिया जहाँ पर लिखने में होगी। तो यहाँ पे डिसलेक्सिया पूछ रहा है, तो ध्वनि के प्रति जो जोड़ना है वो दिक्कत उसमें होता है। और
तंत्रिकीय, यानी कि जो गले में जो एक आवाज़ आती है टकराव से, वो उसमें कमी होती है, वही तंत्रिकीय है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक माध्यमिक स्कूल का शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? तो एक शिक्षक है जिसमें जो कल्पनात्मक दुनिया है, ठीक है, और जो वास्तविक दुनिया है उसमें एक संबंध बिठाना चाह रहा है, बच्चों को सिखाना चाह रहा है कि जो बच्चे के पास कॉन्सेप्ट है, संकल्पना, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं वैज्ञानिकों द्वारा, वो अपने वास्तविक जीवन में कितना सही है। जैसे कि कह दिया जाए कि उबले हुए जैसे कि ये बता सकते हैं कि जो है कि किस प्रकार से पानी में जो नमक है वो घुल जाता है, ठीक है, या दूसरा बता सकते हैं किस तरह से पानी में जो सरसों का तेल है वो नहीं घुलता। तो ये क्या है? ये वास्तविक जीवन है। इस पे क्या है? एक संकल्पना यानी कि कॉन्सेप्ट दिया गया है, और इसे अगर हम वास्तविक जीवन से समझा देते हैं तो वो आप कैसे करेंगे, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। छात्रों को नियम और परिभाषाएं याद करने देंगे। देखिए, तो याद करने देंगे तो आपको याद कर लेगा बच्चे, लेकिन उसको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा। विद्यार्थियों से बहुविकल्पी प्रश्नों वाली कार्यपत्रक पूरी करने को कहें। नहीं, विद्यार्थियों को उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंध की विधि द्वारा सीखने को कहें। चौथा ऑप्शन यहाँ पर है कि छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। बिल्कुल सही है, बच्चा खुद से करके सीखेगा और बताएगा कि हाँ, सच कह रहे हैं सर, ये नहीं घुल रहा है, जो तेल है सरसों का वो पानी में नहीं घुल रहा है। तो ये बात जो हो जाएगी, बच्चा करके सीखेगा। तो उसमें क्या क्यों नहीं हो रहा है, बच्चा अपना भी तर्क देगा सही गलत, फिर आप उसमें थोड़ी सी जो है कि थोड़ा सा समर्थन करके, थोड़ा सा सहयोग करके बच्चे को सही सिखा देंगे। तो चौथा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? चौथा वाला। अगला क्वेश्चन है कि नैतिक विकास के किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून और नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? देखिए, कोहलबर्ग के अनुसार की बात करी जा रही है। कोहलबर्ग की अगर बात कर ली जाए तो देखिए, जहाँ पर तर्क और कानून नैतिकता के इर्द गिर्द घूमते हैं, ऑप्शन है पूर्व पारंपरिक नैतिकता, विषम नैतिकता, स्वायत्त नैतिकता। इनके कितने हैं? 3 मोरल इन्होंने नैतिक दुविधा बताई हुई है, ठीक है। पहला तो है नैतिक तर्क, ठीक है, नैतिक दुविधा। उसके बाद है कि जैसे इसको नैतिक दुविधा या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आप कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि पहला है। पूर्व पारंपरिक स्तर, ठीक है, संक्रियात्मक अवस्था तो पियाजे जी कहते हैं, यहाँ पे कोहलबर्ग कह रहे हैं, ठीक है, पूर्व पारंपरिक नैतिकता। उसके बाद है आपका पारंपरिक नैतिकता, ठीक है। तीसरा आता है उत्तर पारंपरिक या विषम नैतिकता। उसके बाद ये 3 इन्होंने नैतिकता दिए हुए हैं। अब इन तीनों के चरण हैं, दो स्तर हैं। कहाँ पर बच्चा जो है तर्क और नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? तो इर्द गिर्द वहाँ घूमता है जहाँ पर बच्चा जो है कि 10 से 13 वर्ष की उम्र में होता है, ठीक है, 10 से 13 वर्ष की उम्र में होता है। और वहाँ पे बात होती है जहाँ पर नियम, समाज में जो नियम बने हैं वो फिक्स्ड है, उन्हें बदला नहीं जा सकता। ये कौन सा है? दूसरे के पारंपरिक स्तर के, जो कि 10 से 13 वर्ष है। और यहाँ पर बच्चा क्या कह रहा है, जैसे हिंज है, हिंज ये सोच रहा है कि नियम जो है वो फिक्स है, मुझे तोड़ना नहीं चाहिए, मुझे दवा की चोरी नहीं करनी चाहिए, और जो है कि चोरी करना गुनाह है,
ये यहाँ पे सोच रहा है। तो ये जो टॉपिक है, ये जो बात मन में कब आ रही है, 10 से 13 वर्ष की उम्र में, जो कि विषम नैतिकता में है। किसमें? विषम नैतिकता में, जिसे जो है आपका इंग्लिश में अगर कर लें इसको, तो अम, हम्म तो हम इसको सत्ता एवं सामाजिक व्यवस्था का अनुपालन, यानी कि मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेनिंग द सोशल लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ पे मेंटेन कर रहा है बच्चा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा चौथे का। ठीक है, तीसरा ऑप्शन, तीसरा तीसरा क्या था? तीसरा उत्तर पारंपरिक है ना, उत्तर पारंपरिक 13 से प्लस का है। ओ ये नहीं, ये तो पोस्ट कन्वेंशनल हो जाएगा, कन्वेंशनल स्टेज की बात हो रही है, पारंपरिक नैतिक। ठीक है, सॉरी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। दूसरा ऑप्शन होगा इसमें सही। इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में चर्चा की है, अगर आपको इस पे डिटेल में चर्चा चाहिए तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ज़रूर लेकर आएंगे हम। वैसे फ़िलहाल अदर भी क्लासेस अपलोड की जा चुकी है जिसमें क्लियर बताया गया है। फिलहाल से मैं फिर समझा देती हूँ कि पारंपरिक नैतिकता वहाँ पे 10 से 13 वर्ष के साल में होगी। ठीक है, ये दूसरा स्तर है। कौन सा स्तर है? दूसरा, जिसे कन्वेंशनल स्टेज कहेंगे। एक तो प्री कन्वेंशनल स्टेज है, लेवल है, फिर कन्वेंशनल स्टेज है, उसके बाद पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है। ठीक है, पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक स्तर, उसके बाद उत्तर पारंपरिक स्तर ना। तो इसमें पारंपरिक नैतिकता में बच्चा क्या कर रहा है? दूसरा वाला नियम इसमें सही हो जाएगा, सत्ता एवं सामाजिक व्यवस्था का अनुपालन, मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, सोशल लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, जहाँ पे समाज में नियम बना रहे इसके हिसाब से काम करना है और उसको तोड़ना नहीं है। ठीक है, तो बच्चा जो इर्द गिर्द घूमता है नैतिकता, कानून के नैतिकता के हिसाब से, वो पारंपरिक नैतिकता में आता है। और फिर उसके बाद उत्तर पारंपरिक में जब बच्चा जाता है तो वो ये मान लेता है ना, जो कि ऑप्शन में नहीं है, जो कि जिसे विषम नैतिकता आप कह रहे हैं ना, जिसको मैं भी गलती से मैंने कह दिया था कि हाँ तीसरा ऑप्शन है। इसमें ये होगा कि बच्चा ये मान जाए, उससे समझ में आ जाए कि जो कानून बने हैं वो बदले जा सकते हैं। ठीक है, समय के हिसाब से, लोगों की जो है सुविधा के हिसाब से कानून बदला जा सकता है। तो ये विषम नैतिकता में होगा। लेकिन यहाँ पे नैतिकता के आसपास जो घूम रहा है, थोड़ी बहुत नैतिकता बच्चे को आ रही है, कानून की समझ थोड़ी बहुत आ रही है, वो पारंपरिक नैतिकता में होगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कितने वर्ष के बच्चे में? 10 से 13 वर्ष के बच्चे में। और विषम नैतिकता यानी कि उत्तर पारंपरिक स्तर जो होगा वो 13 से प्लस जो बच्चे होंगे उनमें होगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? निगेटिव क्वेश्चन है, निगेटिव ऑप्शन सही होगा। विविध दृष्टिकोण का समावेशन, तो अलग अलग प्रकार से अगर हम क्लास में पढ़ा रहे हैं तब तो सही ऑप्शन है। उचित समावेशन का पालन, जितनी ज़रूरत है बच्चों को उतना चीज़ें उन्हें बच्चों को दिया जाए, उन्हें समझाया जाए, ये भी सही है। विभेदित निर्देश देना, अलग अलग बच्चों को अलग अलग प्रकार से समझाना ताकि वो अच्छे से समझ पाएँ। प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना, जहाँ पर कंपटीशन की बात होगी वो गलत होगा। निगेटिव ऑप्शन है, निगेटिव क्वेश्चन, निगेटिव ऑप्शन दोनों मिल गए तो ऑप्शन चौथा सही हो गया। तो ये थे 15 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे और थोड़ी सी भी जो कन्फ्यूजन हुई होगी आप बताइएगा ज़रूर, अगले वीडियोज़ में उसे क्लियर कर लिया जाएगा। और थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका स्कोर इन 15 में से कितना रहा। और मेहनत करते रहिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।